बीबीसी दुनिया में आज देखिए, गल्फ कंट्रीज के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बड़े दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ की ऐतिहासिक आर्म्स डील। मध्य पूर्व के अपने 4 दिवसीय दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं ट्रंप, जानेंगे कार्यक्रम में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं प्रेरणा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस दौरे की बात के साथ साथ कार्यक्रम में होगा आज 19 महीने बाद अपने परिवार के पास वापस लौटे इस्राएली अमेरिकी नागरिक ईडन अलेक्जेंडर। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बनाया था बंधक, लेकिन कैसे मुमकिन हो पाई रिहाई, दिखाएंगे रिपोर्ट। तुर्की में कुर्दिश स्टेट के लिए लड़ने वाले पीकेके ने डाले हथियार, बढ़ी क्षेत्रीय स्थिरता की उम्मीद। 4 दशकों से जारी संघर्ष में अब तक जा चुकी है 40,000 लोगों की जान, दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। और जानेंगे ट्रेड वॉर और पल पल बदलते आर्थिक बाजार के बीच गोल्ड में निवेश करना है कितना सुरक्षित। बुलेटिन की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट के दौरे से। तो इस दौरे का सबसे पहला पड़ाव है सऊदी अरब, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली बड़ी कूटनीतिक यात्रा है। वो अपने इस 4 दिनों की यात्रा में सऊदी अरब के अलावा कतर और संयुक्त अरब अमीरात भी जाने वाले हैं। आज ट्रंप रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले, जहां दोनों देशों के बीच एक अहम रणनीतिक आर्थिक समझौता हुआ। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब के बीच $142 बिलियन की आर्म्स डील हुई है। ट्रंप के इस मध्य पूर्व के दौरे को लेकर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता खशायर जुनैद। One of the most important parts of this trip is about business, about how much money president. इस दौरे का सबसे अहम हिस्सा बिजनेस है कि राष्ट्रपति ट्रंप यहां से अमेरिका के लिए कितनी भारी भरकम डील हासिल कर पाते हैं। ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि इसके जरिए वो ये दिखा पाएंगे कि वो अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति पर अमल कर रहे हैं। वो देश के आर्थिक हालात सुधारने की, अमेरिका में और ज्यादा निवेश और बिजनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हमें समझना होगा कि सऊदी अरब, कतर या यूएई जो भी निवेश करेगा वो ट्रंप को लुभाने के लिए नहीं है, ये भी रणनीतिक निवेश होगा। वो तेल के अलावा और दूसरे हाईटेक सेक्टर्स में निवेश करके कमाई करना चाहते हैं। वो अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्ट्रीज में निवेश कर रहे हैं, जिससे वो बड़ा मुनाफा तो कमाएंगे ही, पर इसके साथ ही उन्हें वो टेक्नोलॉजी भी मिलेगी जो उनके लिए बहुत जरूरी है। Investing, but also they will have access to technology, which is very important for them. लेकिन अमूमन अमेरिकी राष्ट्रपति पारंपरिक रूप से अपने पहले बड़े दौरे के लिए ब्रिटेन, कनाडा या मेक्सिको जाते हैं, पर ट्रंप ने मध्य पूर्व को ही क्यों चुना? इसका जवाब हमें दे रहे हैं दुबई में मौजूद सीनियर इंडियन एडिटर और जर्नलिस्ट एहतेशाम शाहिद। इसके कई वजूहात बयान किए जाते हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा हम सब जानते हैं, हमने ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी में भी देखा, वो बहुत ट्रांजैक्शनल किस्म के लेन देन वाले राष्ट्रपति हैं। तो उनके लिए ये आसान होता है ऐसी डील में जाना जहां उन्हें क्लियरली मालूम है कि उनके लिए क्या है, या उनके लिए से मतलब अमेरिकन पब्लिक के लिए क्या है। और यहाँ खाड़ी के जिन देशों में वो यात्रा कर रहे हैं, उनमें ये क्लियर था कि वहाँ से बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट अमेरिका में स्पेशली टेक्नोलॉजी सेक्टर में आने वाली है। $600 बिलियन ऑलरेडी सऊदी अरेबिया ने कमिट कर दिया था। यूएई से काफ़ी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बात हो रही थी, कतर भी ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी में है। तो एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट के लिए ये सबसे अच्छा और सबसे खासकर वो उनकी वो मैसेजिंग के हम जो भी करते हैं वो अमेरिका फर्स्ट को ध्यान में रखकर करते हैं। तो वो इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए और बाकी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, मेरे ख्याल से जियोपॉलिटिक्स इसमें पीछे चला गया है और बिजनेस वाला जो एलिमेंट है ट्रंप की प्रेसिडेंसी का वो बाहर आया है। इसलिए मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि वो अपनी शुरुआत जो है वो इस रीजन से करें। ट्रंप के गोल्स की बात हो गई कि वो इस दौरे से क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं। ये खाड़ी के जो 3 देश हैं, वो ट्रंप के विजिट से क्या हासिल करना चाहेंगे? इन्हें ये बहुत क्लियर मैसेज आ गया है कि ये प्रेसिडेंट, स्पेशली ट्रंप की जो सेकेंड प्रेसिडेंसी है, इसके दौरान ट्रांजैक्शनली जो जहां तक ये फायदा उठा सकें, स्पेशली आज के ज़माने में एआई और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी डिपेंडेंस इस रीजन का है अमेरिका के ऊपर, ये रीजन ये समझता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर अमेरिकन मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हम वहाँ से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ला पाएंगे। तो एआई पावर हाउस बनने की जो होड़ है इस रीजन में, उसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और जाहिर है ये रीजन चाहता है कि अगर हम ट्रंप को और ट्रंप के थ्रू इजराइल को कंट्रोल में रख के और यहाँ की
बाकी चीजें जो एक बहुत डेलिकेट सा सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम रहता है उसको मेंटेन किया जा सके, तो वो उनके लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और उधर अमेरिकी अधिकारियों ने हमास के साथ एक होस्टेज डील कर एक इजरायली अमेरिकी बंधक को रिहा करवाया है। 19 महीने हमास के कैद में गुजारने के बाद आखिरकार ईडन अलेक्जेंडर अपने परिवार के पास वापस लौट आए। उनकी रिहाई की खुशी में तेल अवीव के होस्टेजेस स्क्वायर पर लोग जश्न मनाते दिखे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक इजरायली सेना और राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशों की वजह से अलेक्जेंडर की रिहाई हो पाई है। देखिए बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन की रिपोर्ट। अपहरण हुआ बतौर सैनिक, पर रिहाई हुई एक अमेरिकी नागरिक के रूप में, और अपनी मां के पास वापस लौटे एक बेटे के रूप में। ईडन अलेक्जेंडर की रिहाई बंधकों के परिवारों के लिए उम्मीद है और अमेरिका की नई ताकत को दर्शाता है। उनकी रिहाई को बहुत प्राइवेट रखा गया। रेड क्रॉस को सौंपते वक्त ली गई उनकी केवल एक तस्वीर तेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर में दिखाई दी। It's a big day. ये एक अलग तरह की हॉस्टेज डील थी जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने बिना किसी शर्त के सीधे सुनिश्चित करवाया था। And he's coming home to his वो अपने घर अपने माता पिता के पास वापस लौट रहे हैं, जो कि बेहतरीन खबर है। उन्हें लगा था वो जीवित नहीं रहे। पर गजा के लोग अब भी भूख और जंग से रिहाई के इंतजार में हैं। हमास ने बिना किसी शर्त ईडन को रिहा किया क्योंकि उनकी मंशा अमेरिकी मदद पाने की है। वो एक बंधक के बदले में हमें खाना मुहैया कराना चाहते हैं। मुझे नहीं पता इस पर क्या कहना है। एक अमेरिकी नागरिक को गजा के 20 लाख लोगों के बराबर समझना ये ठीक नहीं है। ये एक शुरुआत है और उम्मीद की एक किरण भी कि जंग खत्म करने का रास्ता निकलेगा। एक दूसरे अमेरिकी इस्राएली बंधक ओमर न्यूट्रा, जिन्हें मृत मान लिया गया है, उनके माता पिता न्यूयॉर्क से इस रिहाई को देख रहे थे। मुझे लगता है कि अमेरिकी अब इस प्रक्रिया से इस्राएली सरकार से थक चुके हैं और अपना संयम खोने लगे हैं। वो समझते हैं कि समाज की भलाई के लिए इस जंग को देर सवेर खत्म होना ही है और इसकी शुरुआत बंधकों से होती है। पर इस्राएली प्रधानमंत्री गजा में नई सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। हालांकि कई इस्राएली कहते हैं कि उन्हें पहले सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वापस ही नहीं आए तो जंग जीतने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन की रिपोर्ट। इस बीच फलस्तीनियों के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA के प्रमुख ने बीबीसी से कहा है कि इसराइल का गजा में फलस्तीनियों को खाना दिए जाने पर रोक लगाना एक युद्ध अपराध है। हालांकि इसराइल ने इससे इनकार किया है। आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में जब बाजार डगमगाते हैं और महंगाई बढ़ती है तो निवेशकों की नज़र अक्सर एक ही चीज़ पर टिकती है, वो है सोना। सदियों से इसे सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है, लेकिन क्या आज भी ये उतना ही भरोसेमंद है? चलिए जानते हैं। आर्थिक उथल पुथल के इस दौर में क्या सोना एक सुरक्षित निवेश है? सदियों से सोने को एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता रहा है और आज भी कई देश इसे जमा करते हैं। अनिश्चितता के दौर में कई निवेशक भी सोने का रुख करते हैं। शेयर मार्केट में गिरावट हो या कमजोर होती मुद्रा, दोनों ही सूरतों में निवेशक सोना खरीदने भागते हैं। और यही हुआ था साल 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान और फिर 2020 में जब कोविड महामारी चरम पर थी। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर नीतियों की वजह से सोने की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया है। लेकिन क्या सोने में निवेश से आपके पैसे बचे रहेंगे? इसका जवाब और भी पेचीदा है। शेयर की कीमतें गिरने के बावजूद सोने की कीमत बरकरार रहती है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। किसी भी एसेट की तरह जब निवेशकों को तुरंत पैसे चाहिए होते हैं तो वो जो कुछ बेच सकते हैं बेच देते हैं, जिससे कीमतें गिर जाती हैं और कईयों को नुकसान पहुंचता है। साथ ही सोना आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता, तो जब कीमत बढ़ती है तो बॉन्ड्स और सेविंग्स जैसे निवेश ज्यादा मुनाफा देने वाले बन जाते हैं। सोना खरीदने के साथ साथ काफी कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कब और क्यों खरीदते हैं। एक शोध के मुताबिक बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट्स या आतंकवादी घटना जैसी बड़ी आर्थिक उथल पुथल के वक्त सोना काफी सुरक्षित निवेश है। लेकिन चुनावी नतीजों के दौरान निवेशकों के लिए सोना खरीदना उतना फायदेमंद नहीं होता। तो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स की तरह सोना भी एक जोखिम भरा निवेश है।
तुर्की में प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके ने सोमवार को हथियार डालने की घोषणा की है, जिसके बाद क्षेत्रीय स्थिरता की उम्मीद बढ़ गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने इसे जरूरी कदम बताया है। पीकेके ने 40 सालों तक तुर्की के खिलाफ बगावत की। इस दौरान 40,000 लोग मारे गए। इस साल फरवरी में जेल में बंद पीकेके के नेता अब्दुल्ला अर्जलान ने हथियार डालने को कहा था। देखिए तुर्की के कुर्दिश शहर डियारबकीर से बीबीसी संवाददाता और गुएरन की रिपोर्ट। कुर्दों के मुख्य इलाके डियारबकीर में ये ऐतिहासिक दिन है। तेज बारिश की वजह से सड़कें खाली हैं। यहाँ कोई बड़ा जश्न भी नहीं मनाया गया। चाय की दुकान पर मौजूद लोग पीकेके के हथियार डालने पर और उसके बदले कुर्दों को क्या मिलेगा, इस पर अलग अलग राय रखते हैं। नीज मटीन ने मुझसे कहा कि जब तक मेरे पॉकेट में एक आईडी कार्ड नहीं आ जाता जिस पर लिखा होगा कि मैं कुर्द हूं, तब मैं मानूंगा कि चीजें सही हो गई हैं। ऐसा नहीं हुआ तो मुझे भरोसा नहीं होगा। वो हमें धोखा दे रहे हैं। महमद कहते हैं कि इसमें काफी देरी हुई है। ऐसा 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन दोनों पक्षों में से जो भी इस खून खराबे को रोकता है, मैं उसे सलाम करता हूं। ये संघर्ष तुर्की के लिए एक काले अध्याय की तरह है। इसमें 40,000 लोग मारे गए हैं। 2016 में एक फुटबॉल मैच के बाद इस्तांबुल में पीकेके से जुड़े एक संगठन ने पुलिस पर हमला किया। इसमें 36 पुलिस ऑफिसर्स के साथ 8 आम लोग मारे गए थे। पीकेके के संस्थापक अब्दुल्ला अर्जलान ने ग्रुप से हथियार छोड़ने को कहा था। उनका कहना था कि लोकतंत्र का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्हें 1999 में जेल भेज दिया गया। तब से वो जेल में हैं और उन्हें अकेला रखा गया है। मेनेजा जैसे समर्थकों का कहना है कि अब्दुल्ला को अब रिहा कर देना चाहिए। दीवार पर लगी तस्वीर उनके बेटों की है। दोनों 17 साल की उम्र में पीकेके फाइटर्स बने थे। जिंदान 2022 में मारा गया। बरहदान अभी भी लड़ रहा है। उन्हें उम्मीद है कि अब वो घर आ सकता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा घर आए और मुझे गले लगाए। मैं पिछले 6 सालों से उसका इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी जैसी हज़ारों माएँ हैं। मैं शांति और सुलह चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को वापस चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि सभी माएँ शांति चाहती हैं। जहाँ तक भविष्य की बात है, उन्हें सिर्फ अर्जलान पर भरोसा है, तुर्की सरकार पर नहीं। पीकेके की जंग खत्म करने की घोषणा के बाद शाम में लोग यहाँ शोक मनाने पहुंचे। वो पीकेके के एक और युवा फाइटर के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसकी 2022 में तुर्की एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी, मगर उसके परिवार को अभी पता चला। पिछले 40 सालों में कुर्दिश स्टेट के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मगर अब वो लड़ाई हार चुके हैं। बीबीसी संवाददाता और गुएरन की रिपोर्ट। और अब कहानी बाल विवाह के चंगुल से निकलकर बॉडी बिल्डिंग में मुकाम हासिल करने वाली एक अफगानी महिला की। रोया करीमी 14 की थीं जब उनकी शादी कर दी गई, पर आज वो यूरोप के टॉप बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं और अब वो बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा लेने जा रही हैं। उनकी कहानी परंपराओं और पाबंदियों के खिलाफ लड़कर अपनी पहचान स्थापित करने वाली एक ऐसी अफगान महिला की है, जो आज उन लाखों अफगान महिलाओं को प्रेरित करती है जो तालिबान के शासन में कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। अवार्ड से सम्मानित की जा रही ये बॉडी बिल्डर रोया करीमी हैं। अफगानिस्तान की रहने वाली रोया करीमी मात्र 14 साल की थी जब उनकी शादी कर दी गई और 15 साल की उम्र में वो एक बच्चे की मां भी बन गईं। बाद में वो और उनके बेटे अफगानिस्तान छोड़कर नॉर्वे आ गए। इस बात को 14 साल बीत चुके हैं और उनके बेटे अब भी उनके साथ खड़े हैं। बॉडी बिल्डिंग में मुकाम हासिल कर चुकी रोया अब चाहती हैं कि उनकी कहानी अफगानिस्तान की उन महिलाओं को हिम्मत दे जिनसे उनकी सारी आज़ादी छीन ली गई है।
अफगानिस्तान में आज हालात ऐसे हैं कि लड़कियां स्कूल तक नहीं जा सकती। सड़कों पर निकलने के लिए भी एक पुरुष गार्डन का साथ होना अनिवार्य कर दिया गया है। रोया ने जब अफगानिस्तान छोड़ा तब उनकी मुलाकात अपने कोच से हुई, वो भी अफगानिस्तान के थे। आगे चलकर रोया ने उनसे दोबारा शादी कर ली। कोच की ट्रेनिंग ने उन्हें बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल तक पहुंचने में मदद की। मुझे उम्मीद थी कि मैं इस कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आऊंगी, पर मेरे लिए रैंकिंग मायने नहीं रखती। जो मायने रखता है वो ये कि मैंने निजी स्तर पर कई लड़ाइयों और चुनौतियों का मजबूती से सामना किया है, चुनौतियां जिनके बारे में हर अफगान महिला को अच्छे से पता है। रोया अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में है और वो अपनी सफलता के जरिए अफगान महिलाओं के हालात के बारे में दुनिया को जागरूक कराना चाहती हैं। महिलाएं जिनसे उनके बुनियादी अधिकार भी छीन लिए गए हैं। और अब वक्त है कुछ और खबरों का बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। रूस के मुताबिक वो गुरुवार को इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ होने वाली शांति वार्ता के लिए तैयारियां कर रहा है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन शामिल होंगे या नहीं। यूक्रेन ने पहले ही कह दिया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन से ही मिलेंगे। इस बातचीत का प्रस्ताव रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ओर से ही आया था। जापान की कार निर्माता कंपनी निसान ने कहा है कि वो दुनिया भर में मौजूद अपनी फैक्ट्रियों में से 7 फैक्ट्रियों और 11,000 नौकरियों को कम करेगा। पिछले साल भी उसने नौकरियों की कटौती करने का ऐलान किया था और आज के ऐलान के बाद यह आंकड़ा करीब 20,000 हो गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से जुड़े 2 घरों पर फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि 21 साल के एक शख्स को जान माल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से की गई आगजनी के शक में हिरासत में लिया गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दिखाने के लिए नेपाल के लोगों ने आज एक ग्लेशियर की शव यात्रा निकाली। याला ग्लेशियर का आधे से ज्यादा हिस्सा पिघल चुका है और वैज्ञानिकों ने चेताया है कि साल 2040 तक यह गायब भी हो सकता है। और न्यूयॉर्क के जू में एक बेबी वल्चर को कुछ इस तरह खाना खिलाया जा रहा है। पहली नजर में आपको लग सकता है कि इस नन्हे वल्चर को उसकी मां फीड कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि ये एक हैंड पपेट है। जू कीपर्स के मुताबिक कुछ वल्चर्स अपने बच्चों को अनदेखा कर देते हैं, इसलिए उनके खान पान का ध्यान रखने के लिए उन्होंने ये तरकीब निकाली है। तो कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC प्रेरणा। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।